हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने अपनी क्लास में फ्रांस की क्रांति के बारे में शुरुआत करी। उसके परिचय के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार फ्रांस में बूर्बो वंश के अधीन राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली कार्यरत थी और क्रांति के लिए सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक और बौद्धिक रूप से कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। तृतीय स्टेट के सदस्यों ने किस प्रकार नेशनल असेंबली के रूप में अपना एक संगठन स्थापित किया और टेनिस कोर्ट की शपथ ली। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने संगठन में सुधार किए, विभिन्न तरह की घटनाएं घटी और उसके बाद से ही क्रांति का घटनाक्रम चालू हुआ। अब हम क्रांति के घटनाक्रम को समझने के लिए आगे ये पढ़ेंगे कि 10 वर्षों तक चलने वाली फ्रांस की जो क्रांति थी वो नेशनल असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, नेशनल कन्वेंशन, डायरेक्टरी, जो विभिन्न संस्थाएं थीं उनके अंतर्गत किस तरह से संचालित हुई और संपन्न हुई। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेशनल असेंबली 1789 से 1791 के दौरान इसकी क्या गतिविधियां रहीं। इसमें सबसे पहले हम देख रहे थे कि किस प्रकार फ्रांस के सम्राट लुई 16 और तृतीय स्टेट के द्वारा जो संगठन बनाया गया था राष्ट्रीय सभा, उसमें किस तरह की मतभेद बने हुए थे। राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस में शांति स्थापित करने के लिए लिफायते के नेतृत्व में नेशनल गार्ड का गठन किया। इसमें 48,000 सदस्य बन चुके थे। राष्ट्रीय सभा ने नेकर को पुनः वित्त मंत्री नियुक्त करके एक तिरंगा झंडा अपने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकृत किया, लेकिन राजा ने इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। 5 अक्टूबर 1789 को 6,000 और 7,000 के लगभग महिलाओं ने पेरिस से वर्साई की ओर मार्च किया। इनकी सुरक्षा के लिए नेशनल गार्ड थे। 6 अक्टूबर 1789 को इन महिलाओं ने पुनः वर्साई से पेरिस की ओर मार्च किया। इस समय इनके साथ लुई 16, उसकी पत्नी मैरी अंतवानेत और उनका बेटा भी शामिल था। इस मार्च में लिफायते भी शामिल था। इसे महिलाओं का वर्साई मार्च भी कहा जाता है। इस दौरान राजा और उसके परिवार को ट्यूलिरिस के महल में बंदी बनाकर रखा गया। इस तरह जो अभी तक की गतिविधियां थी उनका केंद्र पेरिस बन गया और नेशनल असेंबली का जो कार्यालय था उसको भी पेरिस में स्थानांतरित कर दिया गया। अब राष्ट्रीय सभा या नेशनल असेंबली के अंतर्गत क्या प्रशासनिक सुधार किए गए। अगस्त 1789 में राष्ट्रीय सभा का सत्र आरंभ हुआ, जिसमें कई निर्णय लिए गए। 4 अगस्त को राष्ट्रीय सभा ने 30 प्रस्ताव पारित किए गए। इसमें कुछ प्रशासनिक सुधार किए गए, जैसे सामंतों की सुविधाएं समाप्त कर दी गई, सामंतों पर समान कर प्रणाली लागू की गई और फ्रांस में वर्गहीन समाज की कल्पना इसके माध्यम से की गई। ऐसा क्यों किया गया बच्चों? जो द्वितीय स्टेट था उसके प्रभाव को कम करने के लिए फ्रांस में शिकार के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। दूसरा, समान प्रशासनिक व्यवस्था लाई गई। पूरे फ्रांस में को 82 विभागों में विभाजित करके विभिन्न चीज़ों के नाम पर इन विभागों के नाम रखे गए और इस शासन को संचालन करने के लिए निर्वाचित संस्थाओं का गठन किया गया। इसके बाद आर्थिक सुधारों पर जोर दिया गया नेशनल असेंबली के द्वारा। पूरे फ्रांस में समान कर प्रणाली लागू की गई और आर्थिक संकट से बचने के लिए एसिनेस नामक कागज़ की मुद्रा चलाई गई। चर्च की सुविधाओं का अंत किया गया। चर्च ने जो विभिन्न प्रकार के तरीक़ों से संपत्ति का अर्जन किया लिया था उस संपत्ति को जब्त कर लिया गया।
धर्माधिकारियों को नियमित वेतन निर्धारित किया गया। अब वो किसी भी गलत तरीके से धन का अर्जन नहीं कर सकते थे। धर्माधिकारियों के लिए सिविल संविधान के प्रति शपथ लेना अनिवार्य कर दिया गया और कई लोगों के शपथ लेने न लेने से ये दो भागों में बंट गए, जिन्हें कहा गया न्याय सभ्य पादरी और न्याय असभ्य पादरी। लेकिन ये जितने भी प्रशासनिक और आर्थिक सुधार नेशनल असेंबली के द्वारा पारित किए गए, उनको क्या किया, पोप ने इसको मानने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी 27 अगस्त 1789 में राष्ट्रीय सभा ने स्वतंत्रता, समानता आदि के मौलिक सिद्धांतों के आधार पर मौलिक अधिकारों की घोषणा की, जिसे मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा भी कहा जाता है। यह घोषणा फ्रांस की जो पुरातन व्यवस्थाएं थी, जो पोप और राजा के अधीन संचालित होती आ रही थी, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र माना जाता है। नया संविधान बनाने की कोशिश की गई। मेरेजियो और सेज ने मिलकर 1791 में फ्रांस का नया संविधान बना दिया, जिस पर सम्राट के हस्ताक्षर होने के बाद यह फ्रांस का कानून बना और यह फ्रांस का पहला लिखित संविधान था। इस संविधान की क्या क्या विशेषताएं थी कि फ्रांस में राजतंत्र कायम रहेगा, यह संवैधानिक राजतंत्र होगा, कार्यकारी अधिकार सम्राट के हाथों में रहेंगे, सम्राट के पास आंशिक वीटो का अधिकार रहेगा, एक सदस्यीय विधानसभा का गठन किया जाएगा और इसमें 745 सदस्य होंगे, केवल सक्रिय सदस्यों को वोट देने का अधिकार दिया गया। लेकिन सम्राट इन व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने नेशनल असेंबली के दबाव में आकर इन पर हस्ताक्षर किए और देश छोड़कर भागने की योजना बनाई। लेकिन 21 जून 1791 को सम्राट और उनके परिवार को बंदी बनाकर पेरिस ले जाया गया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली ने 1791 से 92 के दौरान किस प्रकार फ्रांस में सुधार कार्य किए। 31 दिसंबर 1791 को राष्ट्रीय सभा को भंग कर दिया गया और 1 अक्टूबर 1791 से वहाँ पर विधानसभा का सत्र प्रारंभ हुआ, जिसमें संविधान सभा और सम्राट के मध्य विवाद की स्थिति हो गई। नई संविधान सभा में 2 दल थे। लिफायते के नेतृत्व में संविधान सभा के पक्ष में थे और डेंटन, मेरिट, रॉबर्ट्सपियर्स के नेतृत्व में गणतंत्र बनाने के पक्ष में थे। नई संविधान सभा ने 2 कानून पारित किए कि धर्माधिकारियों को संविधान के प्रति वफादार रहने की शपथ लेना अनिवार्य कर दिया गया, वरना उनकी संपत्ति को क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। देश छोड़कर जाने वाले सामंतों को वापस लौटने को कहा गया, नहीं तो उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। सरकार जो राजा था, इस कानून पर उन्होंने वीटो कर दिया। अब एमिगर जो थे, सामंत जो थे भागकर जाने वाले, उन्होंने क्या किया कि ऑर्टोइस प्रांत के शासक के नेतृत्व में देश छोड़कर जितने भी भागे जाने वाले सामंत थे, वो कोवलैंड नामक स्थान पर एकत्र हुए। उन्होंने फ्रांस में राजतंत्र को पुनः स्थापित करने के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास किया। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, विदेशों से भी राजतंत्र के पक्ष में समर्थन जुटाने का प्रयास किया। अब फ्रांस की जो महारानी थी ने ऑस्ट्रिया के सम्राट लियोपोल्ड द्वितीय से इस संबंध में मदद मांगी। लियोपोल्ड व प्रशा के शासक फ्रेडरिक विलियम द्वितीय ने एक घोषणा की, जिसे पिलनिस्ट की घोषणा कहते हैं। इसके अनुसार यह चेतावनी दी गई कि यदि फ्रांस के सम्राट की प्रतिष्ठा को स्थापित नहीं किया गया तो दोनों देश मिलकर फ्रांस पर आक्रमण कर देंगे। 1792 में दोनों ने फ्रांस पर आक्रमण किया।
इस संकट की घड़ी में डेंटन आगे आए, उन्होंने नेतृत्व किया। डेंटन ने शाही वर्ग का कत्लेआम करने की नीति अपनाई। 10 अगस्त 1792 में लुई 16 का कत्ल कर दिया गया, को निलंबित करके शाही वर्ग का कत्लेआम कर दिया गया, जिसे सितंबर हत्याकांड का नाम दिया गया। अब इस दौरान राष्ट्र को नया रूप देने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे नेशनल कन्वेंशन भी कहा गया। इस तरह से बच्चों हमने यहाँ देखा कि किस तरह से फ्रांस की जनता, जो वहाँ के बुर्बो वंश के शासक थे, लुई 14, लुई 15, लुई 16, वो सभी अयोग्य थे। उनकी अयोग्यता, उनकी निरंकुशता, विलासिता और जो फ्रांस में आर्थिक और सामाजिक असमानताएं थीं, उसके विरुद्ध वहाँ की जनता असंतुष्ट थी। उन्होंने फ्रांस की क्रांति की रूपरेखा तैयार की। इस रूपरेखा को सक्रिय रूप देने में वहाँ की सामाजिक स्थिति, जिसमें वहाँ का समाज प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट जो सुविधा प्राप्त वर्ग थे और तृतीय स्टेट जिसमें सुविधाहीन वर्ग के लोग शामिल थे, उन्होंने योगदान दिया। रूसो, वोल्टेयर, मोंतेस्क्यू जैसे दार्शनिकों ने वहाँ की जनता को अपने दार्शनिक विचारों से, अपने तार्किक विचारों से प्रभावित किया और इस बात के लिए तैयार किया कि वो क्रांति के लिए आगे आए। अमेरिका की क्रांति का भी उन पर प्रभाव पड़ा और इन्हीं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप वहाँ पर तृतीय स्टेट के जो बुर्जुआ वर्ग के लोग थे, उनके नेतृत्व में क्रांति का प्रारंभ हुआ। उन्होंने अपने अधीन फ्रांस के राजतंत्र का विरोध करने के लिए, विद्यमान बुराइयों का विरोध करने के लिए नेशनल असेंबली जैसी संस्थाएं बनाई और इसके माध्यम से फ्रांस के जो राजतंत्र की व्यवस्थाएं थी, उनका विरोध करने का, पोप और चर्च की विभिन्न गतिविधियों का विरोध करने का निश्चय किया। और इसी के तहत नेशनल असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली आदि विभिन्न संस्थाओं के अंतर्गत सुधार की प्रक्रिया चलती रही, विभिन्न प्रयास किए गए। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय सम्मेलन और डायरेक्टरी के शासन के अंतर्गत किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति के तहत सुधार प्रक्रिया चली और किस तरह से क्रांति कार्य संपन्न हुआ और उसके क्या परिणाम निकले। धन्यवाद।